ESL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. Is it your first interview? और हम कोशिश करेंगे कि रूटीन हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा इंटरेक्ट करें। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज़ के लाइव शो मैरी टॉक में मैं आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करती हूँ। हर सप्ताह हम ये शो आपके लिए लेकर आते हैं और ये शो अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इस शो में हम बात करते हैं सीधे के सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में। वैसे तो हमारा रूटीन हमेशा चलता रहता है, छोटी छोटी समस्याएं भी आती है, खासतौर पे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हमारा परिवार हमेशा फेस करता है। सर्दी जुकाम हो, सिर दर्द हो, किसी भी तरह की बीमारियां हो, मलेरिया हो और लास्ट एक बार कोरोना भी आकर गया था। अगर इनमें सावधानी नहीं बरती तो ये बड़ा ही विकराल रूप ले लेती हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आज हम एक और खास विषय लेकर आए हैं जो अपने आप में बेहद सेंसिटिव है। आपने यूरोलॉजी के बारे में सुना होगा और नहीं सुना तो आज यूरोलॉजी पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रकाश चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपको बता दूं यूरोलॉजी के बारे में डिटेल से बात करने से पहले कि इसमें कौन से विषय आ सकते हैं या कौन सी ऐसी समस्या हैं जिस पर हम जड़ रूप से बात करेंगे। वो आपके अंदर पथरी की प्रॉब्लम हो, यूरिन करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो, और अगर संक्षिप्त छोटे शब्दों में मैं कहूँ यूरिनरी या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारे संवेदनशील तंत्र हैं उनमें किसी तरह की समस्याएं होती हैं, उन पर स्टडी की जाती है। और आज सर जब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में विराजमान है तो हम बेहद ही विस्तार से इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके जहन में कोई सवाल हो तो नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब के साथ जुड़िए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। सर, आपका एक बार वंस अगेन वार्मली वेलकम हियर। धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि यूरोलॉजी एक ऐसा मेडिकल वर्ड है जिसके बारे में अगर मुझे नहीं पता होता तो शायद मैं भी जानने की कोशिश करती। हमारे प्यारे दर्शक जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? यूरोलॉजी क्या है? यूरोलॉजी इज अ साइंस रिलेटेड टू किडनी डिजीजेस, बेसिकली किडनी एंड यूरिन डिजीजेस। तो यूरोलॉजी में पथरी से रिलेटेड बीमारियां कवर होती है, प्रोस्टेट की रिलेटेड समस्याएं कवर होती है, तथा और भी कोई भी यूरिन से रिलेटेड, मूत्र रोग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी यूरोलॉजी में कवर होती है। और यूरोलॉजी में भी और डिटेल में अगर सब स्पेशलिटीज़ में जाएं तो अब एंड्रोलॉजी आ गया है जो कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जिसमें इंक्लूड होते हैं। इनफर्टिलिटी जो निसंतानता है वो बीमारियां इंक्लूड होती है, मेल इनफर्टिलिटी टू बी वेरी स्पेसिफिक। और लेज़र सर्जरीज इंक्लूड होती हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज जो कि नए तौर से कोई चीज़ को बनाना, जो किडनी से नली जो उसकी टूटी हुई है या सिकुड़ी हुई है उनको नया बनाना, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज इसमें इंक्लूड होती है। तो इस तरीके से वास्ट एक फील्ड है। अच्छा, अगर हमने बात की है कि मूत्र समस्याएं, एक अमूमन तौर पर सबसे पहले अगर मेरा यहाँ पे ज्ञान अगर गलत नहीं है, महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें इन्फेक्शंस होते हैं, उसका क्या कारण है? महिलाओं में यूरेथ्रा जो होता है, पेशाब की नली, वो पुरुषों के कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट होती है तो उसमें इन्फेक्शन जल्दी से पेनिट्रेट कर सकता है। तो बिकॉज की फीमेल्स में शॉर्टर यूरेथ्रा होती है तो इसलिए उनमें यूरिनरी इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। जी। अब मेरा एक सवाल और यहाँ पर है, आपको शायद लाइव शो चल रहा है और मैं बड़ा ही साधारण सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हर महिला इस समस्या से जूझती है। पब्लिक प्लेसेस पर जब महिलाएं वॉशरूम का यूज़ करती हैं खासतौर पर तो कम्बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है और अभी काफ़ी हाइजीन अवेयरनेस को लेकर जितने भी आर्टिकल्स हमने भी पढ़े उसमें कहा गया कि कम्बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए महिलाओं को कुछ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कितना सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। और इसके लिए बहुत अवेयरनेस भी आ गई आजकल। हम भी सुनते आ रहे हैं कि फीमेल टॉयलेट्स भी स्पेसिफिकली अलग बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा कई जगहों पे। और कई प्रोडक्ट्स भी लेटेस्ट आजकल मार्केट्स में अवेलेबल हैं कि जो फीमेल उसको यूज़ करके हाइजीन का और बेटर ध्यान रख सकती है। जी।
अब हम बात करते हैं स्टोन्स की। आपने कहा किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम आती है, पथरी की, क्या इसकी भी कोई कैटेगरी है या फिर एक ही तरह का विकल्प है? जी, किडनी में स्टोन्स की कैटेगरी वाइज मतलब कि उसमें टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, 5 टाइप्स के स्टोन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन उनका 5 टाइप्स का डिफरेंट होता है जी। और बाकी अगर देखें तो स्टोन्स जो हैं उनके कारण बहुत तरीके के कारणों की वजह से स्टोन्स हो सकता है। इसमें कि सबसे आम कारण है कि कम पानी पीने की वजह से स्टोन होता है और दूसरे अन्य कारणों में अगर देखें तो डाइट में हम लोग एनिमल प्रोटीन मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा हो तो उसकी वजह से एक रिस्क बढ़ जाता है। प्लस अगर हमारा सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी अगर बढ़ जाता है। कई लोगों की आदत होती है ऊपर से नमक डालने की, तो वो एक रिस्क फैक्टर है स्टोन का। प्लस पानी कम पीने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो यूरिन में क्रिस्टल्स बन जाते हैं क्योंकि सॉल्ट्स और मिनरल्स का प्रमाण बढ़ जाता है, तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स धीरे धीरे फिर छोटे छोटे पार्टिकल स्टोन्स के बनते हैं और स्टोन्स जो पार्टिकल्स बनते हैं वो आपस में जुड़ के और फिर बड़ा स्टोन बन जाता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर्स हैं। प्लस लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी हैबिट्स होना, तो ये सब एक रिस्क फैक्टर्स हैं। कई लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है स्टोन्स की, तो उनमें भी फिर फैमिली के हिसाब से और भी रिस्क बढ़ जाते हैं, मतलब कि 3 टाइम्स स्टोन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। अच्छा, स्टोन्स की बात से मुझे एक बात याद आई, हम लोग सब अपने घर में अपने अपने डॉक्टर हैं। जैसे कहा जाता है अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम है तो बियर का बहुत ज़्यादा सेवन कीजिए, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीजिए, पत्थर चट्टा करके एक पौधा आता है, आपने भी सुना होगा, उसका सेवन कीजिए। तो ये सब कितना सही है और कितना गलत है? ये शिल्पा जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये डेली में ओपीडी में रोज के जो पेशेंट्स देखता हूँ उनमें 1 या 2 मरीज ये सवाल मुझे पूछ ही लेता है। जी। तो बियर का जो है ये स्टोन से लिंक ये एक मिथ है ना। तो सच्चाई ये है कि बियर से यूरिन ज्यादा आता है। बियर इज अ डायूरेटिक, है ना। तो कोई भी अल्कोहल हम पीते हैं तो वो एक डायूरेटिक होता है, तो उससे यूरिन ज्यादा आता है। तो उससे कोई छोटा मोटा स्टोन होता है तो वो फ्लश आउट हो सकता है। तो लेकिन उसके जो नुकसान है वो उसको आउटवे कर देते हैं। आउटवे का मतलब वो जो नुकसान है वो बहुत भारी है और उसका जो छोटा मोटा स्टोन निकलने का जो फायदा है वो कम है। तो माफी चाहूंगी, एक कॉल ले लेते हैं। ओके, मिस कॉल जी। तो बेटर तो हमारी सलाह ये रहती है कि आप पानी का इंटेक बढ़ाइए। नींबू पानी, छाछ, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, ये सब सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस और ये सब लीजिए। क्यों, बियर में एक रिस्क और दूसरा भी होता है कि उसमें जो झाग होती है ऊपर, उसमें ऑक्जेलेट नाम का केमिकल होता है। तो वो ऑक्जेलेट नाम का केमिकल खुद ही एक स्टोन का कंपोनेंट है, तो उससे तो स्टोन बढ़ सकता है। जी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है कि इनका भी किडनी स्टोन्स का भी कोई लेवल होता है, जैसे किडनी की मेडिकेटेड ट्रीटमेंट से दे कैन फ्लश इट, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेटेड होती है, तो क्या इसका भी कोई स्टेज क्लेरिफाई हो रखा है कि इसके बाद आप सजेशन देते हो? जनरल रूल ये रहता है, कई चीजें देखनी होती है हमें, सिर्फ साइज ही नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती है कि उसके साथ में एसोसिएटेड किडनी में सूजन है कि नहीं है। लेकिन एक मोटा मोटी आमतौर पर बताएं तो 5 to 6 mm का जो स्टोन होता है उसमें हम लोग दवाइयाँ और लाइफस्टाइल चेंजेस और पानी का इंटेक बढ़ा के हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि निकले, है ना। और दवाइयाँ जो देते हैं हम उसको बोलते हैं मेडिकल एक्सपर्जन थेरापी। तो कुछ दवाइयों का कॉकटेल मिक्स होता है, वो हम देते हैं, तो उससे निकलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 6 mm से ज़्यादातर जो साइज की पथरियाँ हैं वो जनरली बिना ऑपरेशन के या उससे निकलनी बहुत डिफिकल्ट रहती है। तो एक जनरल एक क्राइटेरिया है मोटा मोटी, बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे किडनी में सूजन है कि नहीं, एसोसिएटेड और कोई कॉम्प्लिकेशंस कर रही है कि नहीं, कौन सी लोकेशन पे है, वो किडनी में है या किडनी की नली में है, या पेशाब की थैली में है, कहाँ अटकी हुई है, कितनी हार्ड है। तो कई चीज़ों को देखते हुए चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है। तो इसमें जैसे कि जब बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट्स को बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो क्या इसमें भी इससे कोई रिलेट होता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे बेसिकली शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो स्टोन बना तो स्टोन की वजह से किडनी और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस अगर मान लो वो पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ता है तो ऑपरेशन के बाद की रिकवरी स्लो हो जाती है, हीलिंग डिलेड रहती है। तो ये सब चीज़ों से रिलेशन रहता है शुगर के पेशेंट्स का। अच्छा, जैसे छोटे बच्चे हमने सुना है मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, मतलब इस तरह की आदतें हमने बच्चों में देखी, क्या वो इन चीज़ों को इजाफा देती है इन समस्याओं को? बहुत उसका डायरेक्ट साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अब मेरा एक और सवाल है, ज़्यादातर केसेस महिलाओं में आते हैं, पुरुषों में आते हैं, और अगर आते हैं तो किस एज वालों में ज़्यादा केसेस? बच्चों में भी इस तरह की तकलीफें आती हैं? बच्चों में भी होती है, लेकिन एक कॉमन प्रेजेंटेशन जो होता है पथरी का मेल्स में थोड़ा सा फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसका
इस तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि मेल जो होता है एक सोशल हमारे कल्चर के हिसाब से बाहर जाता है तो पसीने भी उसको ज़्यादा आते हैं। एक कॉमन हम एक आजकल तो सभी बराबर फिजिकली लॉजिक कोई काम कर रहे हैं, मतलब ये आप एनवायरनमेंट के हिसाब से एनवायरनमेंट के हिसाब से कि एक पर्सपिरेशन उसको ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन एक जो चीज है वही डायरेक्टली स्टोन फॉर्मेशन से लिंक्ड होती है। तो उस तरीके से थोड़ा सा प्रोपोर्शनेटली मेल्स में ज्यादा होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा पानी पीना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग जो अमूमन पानी पीते हैं, कोई आरओ का पानी पीता है, कोई फिल्टर्ड पानी, कोई नॉन फिल्टर पानी भी पीता है, क्या ये चीजें भी किडनी में स्टोन की इजाफा करती है? जी, तो पानी का हार्डनेस जो होता है टीडीएस कहते हैं उसको, तो टीडीएस एक 100 to 200 के बीच में जनरली होना चाहिए। अगर पानी हार्ड है, बहुत टीडीएस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उससे स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो पानी की टीडीएस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। और मैंने सुना हरी सब्जियों की वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम आती है। हाँ, उसमें ऑक्सलेट्स और कई केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो कि मैंने पहले बताया ना कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो क्रिस्टल्स बनने में वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं हरी सब्जियां जो हाँ जी, जैसे स्पिनच हो गई, तो इनकी वजह से स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमारी बाकी डाइट में अगर हम सिट्रस फ्रूट्स और वाटर इनटेक हमारा एडिक्वेट है और बाकी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो फिर टेंडेंसी नहीं रहती इतनी। मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे और भी है कि हम जब स्टोन्स की बात कर रहे हैं तो ये डायग्नोज कैसे होता है? अगर कोई पेशेंट है, उसकी किडनी में स्टोन है, या वो अपने पेट में कहीं भी फील कर रहा है स्टोन का प्रॉब्लम, तो क्या किस तरह के स्पेशल सिम्टम्स वो फेस करते हैं? जी, तो सबसे पहले तो इसमें पेशेंट जब आता है हमारे पास तो उसकी हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। तो हिस्ट्री में जनरल प्रेजेंटेशन पेशेंट्स की दर्द की होती है 90% पेशेंट्स में। हालांकि मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दर्द नहीं हो तो भी पथरी हो सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन 90% पेशेंट्स दर्द के साथ में प्रेजेंट होते हैं। दर्द जो होता है कमर से लेके, और डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे पथरी है, किडनी में है या किडनी की नली जो यूरेटर कहा जाता है उसमें है, उसके हिसाब से दर्द यहाँ से लेके जांघों में भी जा सकता है, लिंग के पास भी जा सकता है और अंडकोश के पास भी जा सकता है। और ये कॉमन प्रेजेंटेशन है 90% पेशेंट्स में। और अगर साथ में एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस है या दूसरे सिम्टम्स देखें हम लोग, तो पेशाब में ब्लड आना है, प्लस जलन होना है, नोजिया मतलब कि उल्टी जैसा, जी घबराना, वॉमिटिंग, ये सब के साथ भी, फीवर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। तो जब इस तरीके के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले तो एक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो बोलते हैं, वो एक कॉमन टेस्ट है, वो कराया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या साइज़ है पथरी का और क्या लोकेशन है, कितना उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस है, सूजन है, क्या है। और सोनोग्राफी के अलावा बोलें तो ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, किडनी के फंक्शंस और यूरिन टेस्ट, और फिर इमेजिंग कराते हैं जिसमें कि एक्सरे या सीटी स्कैन, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूरोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या फाइंडिंग्स रहती है, उसके हिसाब से एक्सरे या फिर सीटी स्कैन के आधार पे कंप्लीट एक डायग्नोसिस बनाया जाता है पेशेंट का। अच्छा, अगर हम यहाँ समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी प्राइवेसी कंसर्न है जिस पर खासतौर पर महिलाएं तो बात ही नहीं करना चाहती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड दे ट्राई टू अवॉइड इट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें एक और समस्या आती है, बार बार पेशाब जाना। अब ये कैसे एक मानदंड तय हो कि हम हेल्दी हैं इसलिए हम इतनी बार यूरिन करने जा रहे हैं, और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वजह से हम इतनी बार यूरिन करने जा रहे हैं? इसका कोई स्पेसिफिक मापदंड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जितना हम पानी पीते हैं उसके हिसाब से हमारा यूरिन बनता है बॉडी में। जी। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी और जनरल कंसेंसस कहें तो कॉमनली 5 से 7 बार तक अगर दिन में जा रहे हैं हम लोग, और रात को 1 या 2 बार मैक्सिमम जा रहे हैं सोने के बाद में, तो एक नॉर्मल क्राइटेरिया कह सकते हैं। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो रात को बहुत बार वॉशरूम जाते हैं, तो क्या इसकी कोई एज क्राइटेरिया कि इसके बाद अगर कोई 55 साल या 50 साल का व्यक्ति बार बार वॉशरूम यूज कर रहा है तो डरने की बात नहीं है रात के वक्त? जी, तो 50 साल की उम्र के बाद में पुरुषों में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट नाम की, तो वो धीरे धीरे बड़ी होती है तथा उसमें स्वेलिंग होके और प्रोस्टेट की तकलीफ बढ़ती है। तो जिन पुरुषों में फिर ये प्रोस्टेट की साइज ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है रात को, और जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो फिर यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और इवेल्युएट कराना चाहिए। खुद से मतलब इलाज नहीं करना चाहिए इस चीज़ का। और उसके लिए तो हम लोग बहुत समझदार है, ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन लेना या ट्रीटमेंट करना वो हमारी फितरत में है। वो आदत में सुधारनी होगी। अच्छा, अगर हम बात यूरिन की कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा बार बार पेशाब जाना, एक और समस्या है रुक रुक कर पेशाब आना, ये भी एक समस्या है। ये कैसे नोटिस करे अगर कोई हेल्दी पर्सन है कि वो इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है? जी, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि आज मतलब आप मुझे बहुत सारे अवार्ड देने वाले हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया ये भी।
तो अगर रुक रुक के पेशाब आ रहा है तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोस्टेट एक कॉमन बीमारी है जो कि नेचुरल एक डिजीज है जो कि पुरुषों में 50 के बाद में धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसके लिए भी रुक रुक के आ रहा है तो इवेल्युएट करना पड़ता है पेशेंट को, हिस्ट्री लेके कि भी क्या तकलीफ है क्या नहीं है। तो जनरली हमारे पास ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं तो उनमें पेशाब रुक रुक के आ रहा होता है, किसी को बार बार जाना पड़ता है, किसी के करने के बाद भी ऐसी फीलिंग रहती है कि पेशाब अभी और अंदर रह गया है, किसी को रात को बार बार उठ के जाना पड़ता है, किसी को जोर लगाना पड़ता है पेशाब में। तो इन सब चीज़ों के साथ में जब आता है पेशेंट तो हम उसकी एक तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम प्रोस्टेट की साइज देखते हैं, साइज के साथ में उसमें सूजन कितनी है पेशाब की थैली में, किडनी पे क्या असर कर रही है, वो सूजन है कि नहीं है, साथ में कोई एसोसिएटेड स्टोन्स है कि नहीं है, ये सब चीज़ देखते हैं। पेशाब कितना पीछे रह जाता है उसके पेशाब की थैली में, तो ये सब चीज़ देखते हैं। प्लस ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन रिपोर्ट्स, ये सब कराते हैं। एक यूरोफ्लोमेट्री करके एक टेस्ट होता है जिसमें कि पेशाब का धार का ग्राफ निकलता है, तो वो एक कराया जाता है। तो इन सब के बाद में हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि भी प्रोस्टेट की वजह से है, या कई बार लिंग के आगे की चमड़ी किसी की बड़ी हुई होती है, उसको फाइमोसिस कहते हैं, या फिर पेशाब की नली के अंदर की सिकुड़न होती है जिसको कि हम यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। तो ये सब डायग्नोसिस 3-4 तरीके के होते हैं जिनको कि सेपरेट करके क्या बीमारी है वो डायग्नोस करना पड़ता है। 90% केसेस में प्रोस्टेट की ही तकलीफ निकलती है एज वाले पेशेंट्स में, लेकिन बाकी बीमारियों को भी रूल आउट करके और प्रोस्टेट की तकलीफ के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे। जी अच्छा, मैंने एक और समस्या देखी है कि बच्चे जब घर में इंडोर में इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, उन्हें वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, लेकिन वो यूरिन जाने को इतना अवॉइड कर देते हैं कि जाना उसे रोक लेते हैं, और उसे रोकने के बाद एक साइड इफेक्ट आता है कि उनके पेट में अचानक से दर्द होने लग जाता है। ये शिकायतें मैंने बहुत देखी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक नेचर कॉल है वो उसको अवॉइड करके अपने काम में बिजी रहते हैं, और हम उन बच्चे ही नहीं, महिलाएं पुरुष भी करते हैं। क्या ये कहीं नुकसान पहुंचाता है? बिल्कुल, जब पेशाब हम रोक के रखते हैं कुछ हद तक तो हमारा ब्लैडर स्ट्रेच हो सकता है जी। ब्लैडर मतलब कि पेशाब की थैली जी। तो वो स्ट्रेचेबल होती है, तो कुछ हद तक तो स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा रोक के रखें और स्ट्रेच होती रहेगी वो, तो लॉन्ग टर्म में उसके लिए नुकसान है। प्लस अगर वो पेशाब की थैली अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती चली जाएगी तो वो बैक प्रेशर मारेगी, बैक प्रेशर मारेगी तो गुर्दों मतलब कि किडनीज पे भी उसका इफेक्ट होगा। स्टोन्स की प्रॉब्लम कोई हेरिडिटी केस भी हो सकता है या ये जेन्युइन चीज़ है? स्टोन के मैंने जैसे कि आपको कॉजेस बताए, रिस्क फैक्टर्स बताए, साथ में फैमिली हिस्ट्री होती है, प्लस किसी पेशेंट की अगर उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, पानी भी खूब पी रहा है, अल्कोहल वगैरह भी नहीं ले रहा है और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी है, तो भी किसी की बॉडी का मेटाबॉलिक कंपोजिशन ऐसा होता है कि उसकी मेटाबॉलिक बॉडी के केमिकल्स ऐसा होते हैं कि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी। स्टोन्स बनाने की, इस वजह से जैसे आपने सुना होगा कि किसी ने पथरी का ऑपरेशन करा लिया फिर भी उसके फ्यूचर में बनती रहती है जी। तो उसकी मेटाबॉलिक कंपोजिशन बॉडी की ऐसी होती है जी। तो उसको बेसिक रूट कॉज से करेक्ट करना चाहिए फिर उसको। अच्छा, अगर यूथ की बात करें कि अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, किन चीज़ों पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए? जो भी ये कॉजेज रिस्क फैक्टर्स बताए एक तो वो करेक्ट करने चाहिए, और जो भी चिन्ह होते हैं कि छोटा मोटा दर्द हुआ या कुछ पेशाब में कभी किसी के लाल पेशाब आ जाता है तो वो इग्नोर कर देता है, तो इग्नोर नहीं करके कोई भी चिन्ह ऐसा है, सिम्टम ऐसा है कि जिसमें कि आपको डाउट लग रहा है कि कुछ अबनॉर्मल है, हटके रूटीन से कुछ अलग हो रहा है, तो जरूर एक बार बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेना चाहिए ताकि शुरुआती स्टेज पे वो पता चल जाए। क्या यूरिन कलर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को डिसाइड करता है कि अगर वाइट है, येलो है या इस तरह का कि पेशेंट हो कि नहीं? जनरली हमारा वाटर इनटेक कितना होता है उसके हिसाब से हमारे यूरिन का कलर रहता है। समर्स में डिहाइड्रेशन में थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा अगर हमारा वाटर इनटेक सही नहीं है तो रेड कलर तो डेफिनेटली एक अबनॉर्मल कलर है, और अगर बहुत ज्यादा पेल येलो है तो फिर वो एक डिहाइड्रेशन का संकेत है, तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना चाहिए और इवेल्युएट कराना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोस्टेट की, जो आपने शुरुआत में बात की थी। क्या है प्रोस्टेट, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है और इस पे क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नोटिस होते हैं? प्रोस्टेट बेसिकली तो एक मिसनोमर है कि कोई भी व्यक्ति को हम सुनते हैं कि प्रोस्टेट हो गया है, हाँ। तो प्रोस्टेट तो एक नॉर्मल अंग है बॉडी का, तो जब प्रोस्टेट में कोई बीमारी होती है तब वो प्रेजेंट करती है, बाकी प्रोस्टेट तो एक नॉर्मल ही अंग है जी। तो 50 की एज के बाद में प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो बढ़ के और पेशाब की जो रास्ता है उसको रोकता है, उसमें सूजन कर देता है जी। तो जब वो करता है तो उसके साथ में जो पेशाब की थैली की दीवार है वो भी सूज जाती है। तो पेशेंट जनरली इसको प्रेजेंट करता है हमारे पास, ये जो मैंने चिन्ह बताए थे आपको, सिम्टम्स बताए थे,
कि रुक रुक के पेशाब आना, बार बार पेशाब जाना, जोर करना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब पीछे रह जाना, लाल पेशाब आना, तो ये सब चीज़ों के साथ प्रेजेंट करता है। जी, अब मेरा एक और सवाल है, हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निसंतानता भी इसमें एक बहुत बड़ा कॉज है, लेकिन हम लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या फिर हम इतना जागरूक नहीं हो पाते। तो क्या है, कहाँ मतलब कहाँ ये इशू शुरू होते हैं निसंतानता के, जो वो प्रॉब्लम्स हैं? निसंतानता आज के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इनफर्टिलिटी के केसेस हम देख रहे हैं कि जो आज 10 साल पहले जो अवेयरनेस थी और जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस थे, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसमें इन लास्ट डेकेड में जो चेंज आया वो एक सबसे पहला तो स्ट्रेस और वर्क लाइफ का चेंज आया, जिसकी वजह से मेल में सीमेन की क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अफेक्ट हुई है। प्लस अल्कोहल और स्मोकिंग, ये एक बहुत ही खराब बैड फैक्टर्स है। स्लीप साइकिल्स बहुत डिस्टर्ब हो गई है लोगों की। तो ये लास्ट डेकेड में ये जो चेंजेस आए हैं, और फूड की क्वालिटी में पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें, तो ये भी बढ़ावा करती है। तो ये सब चीज़ों ने इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत रैपिडली जंप किया है। अभी जैसे हमने देखा है कि आजकल सब करियर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, तो एक आइडियल एज के बाहर जाकर शादी करना 35 साल में, 36 साल में, क्या ये भी कहीं ना कहीं इस तरह के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ावा देती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि 30 से अबव जो भी कंसीव करना चाहते हैं, उनमें रिस्क रहता है इनफर्टिलिटी का। जी जी। और उसके अलावा अगर बांझपन की बात कही जाए, ये शब्द तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका क्या कारण है? ये सोशल स्टिग्मा भी बन जाती है, डिस्कस भी नहीं कर पाते। हाँ जी। और ये जो आपने वर्ड यूज़ किया, इसकी जगह निसंतानता वर्ड बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि ये सुनने में बड़े चुभने वाले वर्ड लगते हैं, लेकिन महिला इनको बहुत ज़्यादा फेस करती है। जी जी जी। तो ये सोशल स्टिग्मा भी रहता है, और एक मेंटल और इमोशनल इसका एस्पेक्ट भी है। रादर देन एक कि बच्चा नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ में उस पर जो बीतती है, उनके घर वालों की सोशल प्रेशर, जी, तो वो एक अलग ही तरह की कहानी बन जाती है। निसंतानता के विषय में अगर बात की जाए तो जैसे आजकल का यूथ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे बहुत बढ़ावा देता है, या जो पिल्स महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं, ये कितना हार्म करती है इनके लिए? ये भी काफ़ी हार्मफुल है इनके लिए। इससे क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, और हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होता है तो एक आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, अंदर नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। महिलाओं में ऐसी क्या समस्याएं आती है जो आपको लगता है कि यूरोलॉजी के लिए एक चैलेंज है, या फिर महिलाओं की इन समस्याओं को यूरोलॉजी बहुत कॉमन मानता है कि अमूमन ये समस्या सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ होती है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक प्रॉब्लम है, जो कि लगभग लाइफ टाइम में हर महिला को एक बार तो होती ही है। क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया था जैसे कि पहले भी, कि फीमेल यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, फीमेल्स की पेशाब की नली शॉर्ट होती है, तो वो प्रोन है इन्फेक्शंस के। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई जो बोलते हैं, वो बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में, और एक बहुत ही मतलब कि ओपीडी में हर फीमेल को एक बार तो ये चीज़ होती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और शहरी क्षेत्र की महिलाएं, उनमें से सबसे ज़्यादा समस्या कौन लेकर आता है? हाइजीन रिलेटेड इशू की वजह से ग्रामीण फीमेल्स को ज़्यादा ये समस्या होती है। अगर हाइजीन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज़ द वेरी कॉन्शियस टाइम फॉर वुमेन्स, कि जब वो अगर उस वक्त सफाई का ध्यान नहीं रखती, जैसे अमूमन पैड्स का इस्तेमाल होता है, और हाइजीन कॉन्शियस ना रहने पर उस टाइम भी इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, तो उस टाइम पे कौन से इन्फेक्शंस है जो सबसे ज़्यादा उन्हें पकड़ते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमनली हो सकते हैं उनको, तो क्योंकि जो पैड्स रहते हैं ये स्टरलाइज रहते हैं, और गांव की महिला वो स्टराइल पैड्स नहीं यूज़ करके कपड़ा और ये यूज़ करती है, तो उससे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी हो जाता है। तो किस तरह के सावधानियों से इन इन्फेक्शन से दूर रहा जा सकता है? स्टराइल पैड्स, सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए इनको। जी। और ऐसी कौन सी आपको लगता है कि पुरुषों में मूत्र को लेकर समस्याएं होती है, जिनके बारे में वो अनभिज्ञ होने जानना चाहिए? पुरुषों में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, जिसके बारे में कि ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से पेशाब धीरे धीरे आता है, और एक स्टेज आता है जब पेशाब पूरा बहुत ही बंद हो जाता है लगभग सब। तो ये भी एक इग्नोर डिजीज़ है। हाँ, ये सुनने में आता है कि पुरुषों को बाथरूम जाने में बहुत टाइम लगता है, तो क्या ये इतना इशू है, आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बन सकता है? जी, कैसे?
धीरे धीरे जो छेद होता है वो पहले तो थोड़ा बंद होता है, तो उसको जोर लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे और बंद हो जाता है, और इन्फेक्शन से फिर वो अंदर की म्यूकोजा जो होती है वो और छिलती चली जाती है जी। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे करके पूरा बंद हो जाता है। जी। आपके इस टाइम पीरियड में जब से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस वाले केसेस आपके सामने आए जो आपको लगा है कि वाकई हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए? लेप्रोस्कोपिक केसेस जो रहते हैं, पाइलोप्लास्टी, नेफ्रेक्टोमीज, ये काफ़ी चैलेंजिंग केसेस रहते हैं। नेफ्रेक्टोमी मतलब कि किडनी निकालनी भी पड़ती है, खराब हुई किडनी, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग केसेस रहते हैं। जी। और ऐसे एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ हो सकता है कॉल कर लिया। और मैं आपसे एक चीज़ जो बड़ी स्वाभाविक सी जानना चाहती हूँ, छोटे बच्चों में बच्चे बोल नहीं पाते हैं या 8-9 साल के 6 साल के बच्चे जिन्हें इस चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, उनके पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों को लेके? उनके पेरेंट्स को एक तो हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, और जो कि आपने बताया कि यूरिन रोकने की कई बच्चों को आदत होती है खेलते समय, तो यूरिन टाइम टू टाइम कर लें, ज़्यादा रोक के ना रखें, और लाइफस्टाइल और वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। जी। अच्छा, ऐसी कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स डायग्नोस हो रही है तो उसके विपरीत ऐसी बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत सारे आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। जब मैं जोधपुर में सबसे पहले आया था तो मैंने यहाँ पे 3D लेप्रोस्कोपी में पाइलोप्लास्टी स्टार्ट की थी जी। और उसके बाद में हमने लिथोट्रिप्सी मशीन कमला नगर हॉस्पिटल में हमारे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे यहाँ पे आई थी, और हमने लिथोट्रिप्सी मशीन से अभी तक काफ़ी मरीजों का बिना चीरे और बिना टाके के सक्सेसफुल स्टोन्स निकाले हैं। तो लिथोट्रिप्सी, मैं माफ़ी चाहती, स्टोन्स की साइज़ भी तो निर्भर करती होगी सर कि बिना ऑपरेशन चीरा फाड़ के कैसे संभाल? हाँ जी, तो लिथोट्रिप्सी की एक गाइडलाइंस के हिसाब से चलें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन होता है। अच्छा। वो लिथोट्रिप्सी से सक्सेसफुली मैनेज हो सकता है। पर कैसे सर, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो? 1.5 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन होता है, तो लिथोट्रिप्सी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कि मशीन होती है एक बड़ी सी, तो उस पर मरीज को लिटाया जाता है और एक एक्सरे या सोनोग्राफी की मशीन होती है साथ में अटैच, उससे स्टोन्स को देखते हुए फोकस कर लोकेशन देखते हुए फोकस करके ट्रांसड्यूसर जो होता है उसमें अटैच किया जाता है, और फिर उसमें से शॉक वेव्स निकलती है जिससे कि स्टोन ब्लास्ट या ब्रेक करते हैं। अच्छा। और स्टोन जो होता है पाउडर फॉर्म में बन जाता है और फिर यूरिन के रास्ते वो निकल जाता है। तो इसमें पेशेंट को किसी तरह का दर्द नहीं होता? किसी तरीके का दर्द नहीं होता, ना कोई दर्द होता है, ना कोई टाँका, ना कोई चीरा लगता है। अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी जोधपुर में कमला नगर हॉस्पिटल में हम सबसे पहले लेके आए थे। जी। तो लैप्रोस्कोपिक और इस वाली पद्धति में कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें तो कोई एक सिंगल छेद भी नहीं बनता है, और लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि पेट में छेद बना के उसमें से दूरबीन डाल के ऑपरेशन करना, और ये लिथोट्रिप्सी ESWL टेक्निक में कोई छेद भी नहीं बनाया जाता है। अच्छा। बिना छेद के होती है, तो इसका रिकवरी टाइम इमीडिएट होता है। इसको कराने के बाद इमीडिएटली आप घर पे जा सकते हो जी। और लेप्रोस्कोपी का तो शॉर्टर होता है रिकवरी टाइम, लेकिन फिर भी होता है। तो हु विल डिसाइड इसकी लैप्रोस्कोपी के साथ जाना चाहिए या इसके साथ जाना चाहिए? दैट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, जी, है ना। स्टोन की साइज, लोकेशन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं है, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, क्या इंडिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें दिखनी होती हैं। अरे अब एक देखिए, स्टोन कहते पत्थरी हो गई, बड़ा स्वाभाविक सा सरल सा शब्द है जो अब हम हर एक से सुनते, क्या हो गया, मुझे स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे स्टोन प्रॉब्लम हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप एज अ डॉक्टर स्टोन की किसी प्रॉब्लम से परेशान हुए हो अपने पेशेंट्स के अंदर कि यार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, कहने को तो स्टोन है लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? मेडिकल फील्ड में तो रोज ही चैलेंजेस आते रहते हैं और बहुत डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ में पेशेंट्स आते रहते हैं। हाँ। तो अभी तक के 15 साल के अनुभव में हजारों पेशेंट आ गए जिसमें कि हमें खुद भी एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कि इसको कैसे ठीक करें, लेकिन टचवुड अभी तक सभी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, यौन दुर्बलता भी आजकल के समय में बहुत बड़ी एक समस्या है। या तो कहें कि ओपनली टीवी या वेबसाइट्स पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत मिसगाइड करती हैं, तो उसका क्या समाधान है? उसके लिए पेरेंट्स को फिल्टर्स और आजकल काफ़ी ऐप्स भी ऐसी आ गई है जो पेरेंटिंग लॉक्स हैं और उनका यूज़ करना चाहिए, और इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखना चाहिए बच्चों को। नहीं, पर जैसे यूथ एज जब 16 साल में आने लगती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं इन चीज़ों के लिए, तो क्या इन चीज़ों से भी उनके यूरिन या इन चीज़ों पे कुछ फ़र्क पड़ता है?
आप यूरिन से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं? मतलब उनकी सेक्स लाइफ का भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है इस तरह की बुरी आदतों से? हाँ, मास्टरबेशन जैसी जो हाँ, समस्याएं हैं हाँ, उनसे मेरा कहने का मतलब। तो ये प्रॉब्लम्स डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की जी, वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्रेंड है। सर्कल से काफ़ी इन्फ्लुएंस होकर यूथ काफ़ी इन चीज़ों में जा रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स करने चाहिए और पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैसे बच्चों का फ्रेंड सर्कल आइडेंटिफाई करें और अच्छे फ्रेंड्स और बुरे फ्रेंड्स का बताएं कि कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है आपको बैडली, जी। और जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस है वो एक बच्चों को पता चलना चाहिए। अच्छा, आपने बोला कि जिन्हें एक बार स्टोन हुआ है उन्हें दूसरी बार भी हो सकता है। गर्भवती महिलाओं में भी क्या अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो वो किस तरह हैंडल किए जाते हैं? हाँ, ये एक बहुत कॉमनली हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्भवती महिलाएं जो कि स्टोन के साथ बहुत कॉमनली प्रेजेंट करती जी। रहती है। तो इसमें बड़ा ट्रिकी रहता है कि कई स्टेजेस ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के जिसमें कि बच्चा डेवलप हो चुका होता है ना, 6 मंथ्स पे आती है, कई बार 7 मंथ्स पे भी आती है। तो ऐसे केसेस में हम स्टोन को नहीं निकाल सकते। अगर हम स्टोन को निकालने जाएंगे या उसको इंटरवीन करेंगे तो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, बच्चा गिर भी सकता है या बच्चे को डैमेज हो सकता है। जी। तो ऐसे केसेस में स्टोन की वजह से जो किडनी में डैमेज हो रहा है उसी को रोकने के लिए हम लोग उसमें स्टेंटिंग करते हैं। जी। किडनी में एक नली डाली जाती है जिससे कि पथरी बाईपास होके किडनी का पंपिंग सही से चलता रहे। इट विल बी इन ऑपरेशन सिस्टम? ऑपरेशन से। अच्छा, ऑपरेशन करना पड़ता है। जी। जी। तो वो नली डाल दी जाती है और जब बच्चा हो जाए उसके बाद में वो नली के साथ में पथरी भी निकाल सकते हैं। अच्छा। तो एक बार को जब प्रेग्नेंट महिला आती है तो नली डाल के किडनी बचाई जाती है। जी। आपने कहा कि हमारी सब्जियों में भी इतने सारे पेस्टिसाइड्स हैं कि वो कहीं ना कहीं स्टोन्स को बढ़ावा देते हैं बॉडी में। तो उसके लिए क्या तरीके हैं, क्या तरीकों से रोकथाम की जा सकती है? उसके लिए बेटर रहेगा कि भी आपका फूड कहाँ से आ रहा है आपको ध्यान हो, ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा से ज़्यादा लें और जंक फूड और जो प्रोसेस फूड्स है, रेडीमेड फूड्स है उनको अवॉइड करें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स हेल्दी जो लोकली सप्लाइड फूड्स हो जी। उन पे ज़्यादा फोकस रखें कि ये ज़्यादा हमें खाने हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, जब इतना हेल्थ कॉन्शियस वक्त चल रहा है, सब फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी इसका सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। तो ये हार्म करता है या फ़ायदेमंद है? नहीं, अच्छा है। ग्रीन टी इज़ गुड फॉर हेल्थ, ब्लैक कॉफ़ी इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। कॉफ़ी में बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रात को 7 बजे के बाद में जनरली अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इट कैन इंटरफेयर, डिस्टर्ब कर सकती है आपकी स्लीप को। जी। और ऐसे कौन से रास्ते हैं जिनसे हम आपसे दूरी बना सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, वाटर इनटेक जो है 8 से 10 गिलास पानी डेली का होना चाहिए जो कि 3 से 4 लीटर हो जाता है। समर्स में थोड़ा सा ज़्यादा पीना चाहिए जी। और अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए जी। और अगर पथरी की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स का जूसेस, सिट्रस फ्रूट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं उसमें। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, बच्चों को लेके ही है। माएँ बहुत परेशान होती है जब बच्चे बिस्तर गीला करते हैं, और ये कोई सिर्फ जन्मजात बच्चे नहीं, ऐसा भी होता है कि 12-15 साल के बच्चे भी बिस्तर पर यूरिन कर देते हैं। वो समस्या क्यों होती है और उसका क्या समाधान है? इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं और ये कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है, इसको बेड वेटिंग भी कहते हैं। जी। तो इसके लिए इवेल्युएट करके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट किया जाता है और नहीं तो कुछ दवाइयाँ होती है इमिप्रोमाइन नाम की, उससे बच्चे को काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये कैसे संभव है? एक बच्चे को नींद में पता नहीं चला, उसने बिस्तर गीला कर दिया, तो ये कब चिंता का विषय हो जाता है? जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु, तो बिस्तर गीला करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी एज आने के बाद पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसी समस्या से जूझ रहा है, इस वजह से बिस्तर गीला कर रहा है? जनरली पेरेंट्स का भी इसमें रोल रहता है, वो कैसी बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कराते हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। और सोने से पहले बच्चे को एक बार यूरिन करा के ही सुलाना चाहिए ताकि नींद में उसको यूरिन ना आ जाए। जी। और जनरली मोटा मोटी कहें तो 8-9 साल के बाद में भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो वो थोड़ी सी अलार्मिंग होती है। ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि दर्शकों को जिसके बारे में पता होना चाहिए और वो अनभिज्ञ हैं उन समस्याओं को लेकर? ऐसी समस्याओं के बारे में बताएं तो किडनी खराब हो जाती है लोगों की। कई उसका बार कारण क्या होता है सर? किडनी खराब हो जाती है, डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन, बीपी की तकलीफ होती है, साथ में पथरी है या चीज़ों को इग्नोर कर करके सेल्फ मेडिकेशन लिए जा रहे हैं, दर्द की दवाइयाँ लिए जा रहे हैं, पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, कोई भी हाँ, ये मैंने भी सुना था कि ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से किडनी पर फर्क पड़ता है। ये वाकई में सच है? जी। सर दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, दर्द हो रहा है घुटनों में तो भी दवाइयाँ खाए जा रहे हैं दर्द की। तो कहीं ना कहीं एज के साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होता है, किडनीज वैसे भी धीरे धीरे एज के साथ में कमज़ोर होती है, उसमें ये सब
बिना सोचे समझे दवाइयों के सेवन से बहुत जल्दी किडनी पे बैड इफेक्ट आता है। तो किडनी खराब होने का जो डर रहता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें किडनी की सेफ्टी के लिए ये पर्पस अवेयर रहना चाहिए? क्या तरीके? मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एवरी 6 मंथली एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं, जो कि हम नहीं कराते। हाँ, ये बहुत आप सही कह रहे हो, और हमारे स्टूडियो में आने वाले हर डॉक्टर यही कहते हैं कि आप 6 महीने में एक बार अपना मेडिकल चेकअप कराइए। तो क्या आप बता सकते हैं मेडिकल चेकअप के वक्त किस तरह का चेकअप होता है और डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपको? रूटीन मेडिकल चेकअप में बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जो कि रूटीन होते हैं सारे। जी। अगर उनमें कोई बीमारी ऊपर नीचे पकड़ में आती है तो फिर उसका डिटेल टेस्टिंग करना चाहिए। बाकी बेसिक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में ब्लड टेस्ट हो गए, सीबीसी, शुगर, किडनी टेस्ट, लीवर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सब बेसिक टेस्ट हो गए। अल्ट्रासाउंड एक करके देख सकते हैं, ईसीजी हार्ट की एक पट्टी टेस्ट करके देख सकते हैं, तो यूरिन का एक बेसिक टेस्ट करके देख सकते हैं। जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, किडनी में भी इन्फेक्शन होता है, ये किस तरह के इन्फेक्शन होते हैं? किडनी इन्फेक्शन जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बताए, वो उसका कॉज कुछ भी हो सकता है। स्टोन भी हो सकता है, कोई स्टिक्चर भी हो सकता है, कोई इडीमा भी हो सकता है, सिस्टाइटिस भी हो सकता है। तो कई तरीके के कॉज की वजह से किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है। किडनी के साइज का भी कोई इशू होता है कि हम बॉडी पार्ट सबके सेम होता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, किडनी की साइज़ का भी इशू रहता है, और कई लोगों की जन्म से ही छोटी होती है, कई लोगों की किडनी एक तरफ की एब्सेंट भी होती है जन्म से ही। कई लोगों की जो नॉर्मल यहाँ पे किडनी होनी चाहिए उसकी जगह यहाँ पे भी किडनी हो सकती है, कई की यहाँ पे भी हो सकती है, घूमी हुई भी हो सकती है, जिसको कि अबनॉर्मल लोकेशन कहते हैं। तो जैसे किसी किसी की 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियाँ होती है, वैसे किसी किसी की किडनी भी एक होती है जो कि एक भी नॉर्मल लोकेशन पे नहीं होकर नीचे भी हो सकती है, घूमी हुई भी हो सकती है। किडनी की जो ब्लड सप्लाई की नसें आती है वो भी घूमी हुई हो सकती है। तो ये सब अबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस है, इसीलिए मेडिकल साइंस में रोज नया नया कुछ देखने मिलता है हमें। तो फिर इसको सर्वाइव कैसे किया जाता है? अगर आप कह रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर जगह पे ही ना हो, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। अपना सवाल करिए। आपसे बात करनी है जी। एक्चुअली क्या होता है प्रोस्टेट, किस तरह से इसकी जो जानकारी होनी चाहिए वो थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा यूरिन में प्रॉब्लम रहता है। उसको लेकर के मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि प्रोस्टेट क्या है और इसको कैसे मिटाया जा सकता है। जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद इन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया मे बी, तो ये प्रोस्टेट का वापस जानना चाह रहे हैं आपसे। प्रोस्टेट, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रोस्टेट एक पुरुषों में ग्रंथि है जो कि उम्र के साथ में बढ़ जाती है और वेरियस तकलीफ करती है। सिम्टम्स जिसके होते हैं कि पेशाब रुक रुक के आना, बार बार जाना, जोर लगाना पड़ना पेशाब में, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पेशाब और अंदर रह गया हो, रात को बार बार उठ के जाना, पेशाब करने में स्टार्टिंग में हेजिटेंसी होना, तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और इसके रिपोर्ट्स करा के इसके बारे में अपन इसकी बीमारी प्रोस्टेट ही है या और कोई बीमारी है वो रूल आउट करके हम लोग इसका आगे इलाज करते हैं। आपके पास एक दिन में कितने पेशेंट्स आ जाते हैं? हमारे पास लगभग 30 से 40 पेशेंट डेली के। उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत किस सिम्टम को लेकर होती है? स्टोन्स को लेकर होती है। यानी अगर देखा जाए तो ये मैटर छोटा नहीं है, बस हम इसे सीरियस नहीं लेते हैं, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। आखिर में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी सिम्टम है, कोई तकलीफ़ है, तो आप सेल्फ डायग्नोसिस ना करें और उसका खुद से इलाज ना करें। नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने इन्वेस्टिगेशंस करा के और डॉक्टर की सलाह मानें, ताकि वो स्टार्टिंग में ही बीमारी छोटे लेवल पे ही ख़त्म हो जाए। आप स्टूडियो में आए और इतने मुस्कुरा कर अपने सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर प्रकाश चौधरी, यूरोलॉजिस्ट, जिन्होंने आपको बहुत छोटी छोटी ज़रूरी बातें बताई कि मूत्र से संबंधी समस्याएं इतनी सारी हैं कि अगर हम थोड़ी सी लापरवाही रखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूप ले सकती है। और ज़्यादातर महिलाओं को हाइजीनिक रहने की ज़रूरत है, पुरुषों को अपने खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस रखनी बहुत ज़रूरी है, और बच्चों के लिए पेरेंट्स को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी समस्याओं पर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो बड़ी समस्याओं को मौका ही नहीं मिलेगा आपके जीवन में आने का। आज हमने यूरोलॉजी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी ली, इन समस्याओं के बारे में भी विस्तार से बात की। अगले सप्ताह नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपकी होस्ट ओदू शिल्पा एक बार फिर मुखातिब होगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।
Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484